हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एक असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा जर्नी कैसा रहा और मैं असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बनी, और मैं असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम्स होता है एएलपी एंड टेक्नीशियन मतलब दोनों का, वो एग्ज़ाम्स मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में और कम समय में कैसे क्लियर कर लिया, और मैंने मॉक कैसे दिया, और कौन से बुक्स पढ़ी और कितने टाइम और कैसे पढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि शुरुआत तो मेरी जो भी तैयारी की थी वो बैंक पीओ से रही थी। मैं बैंक पीओ का एग्ज़ाम्स देती थी, जो भी मतलब मेरा फोकस था पूरी तरह से 1 से 1.5 साल तक बैंक पीओ पे था। मैं पहली बार उसका प्रीलिम्स दी और क्वालिफाई कर गई थी, तो मेरा उम्मीद जग गया कि मैं 6 महीने में निकाल लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंततः मुझे वहाँ असफलता मिली। बैंक पीओ के साथ बैंक क्लर्क भी आते हैं, लेकिन मेरा शुरू से क्लर्कल जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और जब मुझे थोड़ी असफलता मिली 1 से 1.5 साल में, तो उस वक्त कोई भी एस्पिरेंट जो सच्चे दिल से तैयारी करता है थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, तो मेरा भी वही फेस चल रहा था। तो फिर देखिए कि एक नोटिफिकेशन आई 2017 लास्ट कह सकते हैं, 2018 तक फॉर्म भरने की डेट थी। तो फिर मैं देखी वो था रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन। उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था एएलपी और टेक्नीशियन की जॉब क्या होती है, लोको पायलट का जॉब क्या होता है, कैसे जाते हैं इंडियन रेलवे में, क्या है सिलेबस। लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब होता है ना, जब थोड़ा सा हार चुकी थी अपने लाइफ में, तो मैं सोची क्यों नहीं इस फॉर्म को डाल देती हूँ। इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मतलब मैं सुटेबल हूँ। तो देखिए हाँ, बीटेक डाल सकते हैं, तो मैंने डाल दिया। और उसके बाद फिर से मैं बैंक पीओ का एग्जाम्स देने लगी। उसी के बीच में झारखंड स्टेट से हूँ। फिर उसमें सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई, उसका मैं प्रीलिम्स दी, उसमें भी मेरा हो गया। फिर मेंस दी, मेंस में भी हो गया, लेकिन रनिंग में नहीं कर पाई क्योंकि मैं उसका प्रैक्टिस नहीं की थी। तो उसके बाद तो अंततः वहाँ वहाँ भी मुझे असफलता मिली। तो मेरे पास एक ऑप्शन बच गया था। मुझे याद था कि मैंने एक फॉर्म डाला है असिस्टेंट लोको पायलट का एंड टेक्नीशियन का। तो मैं उसका देखी कि एग्जाम्स कब है, उसका सिलेबस कब है, उसी वक्त जैसे ही मुझे एसआई में मतलब कि एक हार का सामना करना पड़ा सब इंस्पेक्टर में, इधर बैंक पीओ में मैं इंटरव्यू दी, तो वहाँ भी मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई मेरिट के बेसिस पे। तो फिर मेरे पास ऑप्शन ही था कि अब एएलपी पे फोकस किया जाए। तो फिर मैं सिलेबस देखी, तो प्रीलिम्स में तो 75 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपके मैथ्स आते हैं, रीजनिंग आते हैं, और साइंस आते हैं, और करंट अफेयर्स आते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर आप लोग कहेंगे तो पहले बेसिक्स बुक बनाएं। उसके बाद वो तो मैं बनाई ही थी, वो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँ कि कोई भी बेसिक्स बुक, जैसे आर एस अग्रवाल का बेसिक्स बुक बनाई। फिर अरियंत का आता है ये रीजनिंग वो। और उसके बाद रही बात साइंस, तो साइंस का जो एनसीईआरटी होता है, तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि सीबीटी 1 1 महीने बचे थे, और उसके बाद सीबीटी 2 के लिए तभी सोच नहीं रही थी। तो मैं उसके लिए नोट्स सर्च करना स्टार्ट किया कि एनसीईआरटी नोट्स आते हैं नहीं गूगल में। तो उसी में मैं देखिए किसी इंस्टीट्यूट का अड्डा 247 का, मैं उसका वो नोट्स डाउनलोड कर ली, साइंस नोट्स। और फिर मैं एक एनसीईआरटी नोट्स भी मंगा ली, और मैं उसको पढ़ना स्टार्ट की। जो मैं अड्डा 247 से डाउनलोड की थी वो 100 से मतलब 100 पेजेस के थे। उसमें सारे थे, केमिस्ट्री थे, फिजिक्स थे, और बायोलॉजी थे। जिसमें मैंने ज़्यादा फोकस फिजिक्स पर किया क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर्स देख चुकी थी, फिजिक्स से ज़्यादा मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आते थे, और बायोलॉजी के तो कम क्वेश्चंस आते थे। तो मैंने वैसे ही वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के वैसे ही फोकस करना स्टार्ट की। फिर बचता था करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स तो बैंक पीओ के लिए देख ही रही थी, लेकिन उसका और इसका करंट अफेयर्स पूछने का तरीका में जमीन आसमान का डिफरेंस था। फिर मैं स्पीडी का बुक्स मतलब काफ़ी सर्च करने के बाद पता चला रेलवे के लिए लोग स्पीडी पढ़ते हैं, तो मैं भी वही बुक्स मंगाई, स्पीडी का करंट अफेयर्स। और उस वो भी पतली ही होती है, लेकिन उसमें मैं सारा नहीं कर पाई। वो वन लाइनर जो होते हैं वो कर ली, अवार्ड्स कर ली, कुछ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करके कर ली कि अगर 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं तो मैं 5-6 बना पाऊंगी। और जैसा ही मैंने स्ट्रेटेजी बनाया था, वो सारे मेरे CBT 1 में मतलब काम कर गए, और उसमें मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया था। 62 रॉ स्कोर कर लिया था CBT 1 में। फिर तो मतलब थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया, 62 स्कोर कर सकते। अब क्या हुआ कि फिर से अब CBT 2 होते, लेकिन उसके बाद फिर से मेरे एग्जाम्स आ गए, SBI PO आ गए, फिर LIC AO आ गए। फिर मैं उस पर फोकस करने लगी, उसको देने लगी। एक होता है ना कि आपका लालच कभी खत्म नहीं होता है। जब फिर से 1 से 1.5 महीने बचे, मतलब फिर से असफलता जब आपको लगती है, तो आप तुरंत देखते हो मेरे पास और क्या ऑप्शंस है। तो फिर मैं CBT 2 का
सिलेबस देखना स्टार्ट की फिर से, फिर देखी इसमें भी एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, फिर आपके साइंस है, ज़्यादातर फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो मेरे एप्टीट्यूड रीजनिंग तो मैं प्रीलिम्स में ही ठीक कर चुकी थी और साइंस भी ऑलमोस्ट। और बचती इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना स्टार्ट की। तो कई सारे ऐसे चैनल हैं अच्छे अच्छे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के मतलब वीडियोस तभी लाते हैं जब आपके CBT 2 होंगे। आपको उसके लिए कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ ली। और थोड़ा सा साइंस में जो कमी थी फिजिक्स में, उसके लिए भी बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट बुक्स निकालते हैं। तो बेसिकली मैं उसके लिए मंगाई थी प्लेटफॉर्म का, रुक्मणी पब्लिकेशन की आती है प्लेटफॉर्म का। तो वहाँ से मैं साइंस पढ़ ली और मुझे लगा कि ठीक है अब देखते हैं मॉक लगा के। CBT 1 में भी मैंने काफ़ी सारे मॉक्स लगाए थे, CBT 2 में। तो मॉक्स लगाने का मैं प्रोसेस बता रही हूँ मैं कैसे मॉक्स लगाती थी। जब बारी मॉक्स की आई तो मैं तो पहले फ्री मॉक्स ढूंढना स्टार्ट की, सर्च करना कि रेलवे, LP टेक्नीशियन फ्री मॉक ऐसे करके ऑनलाइन आ जाते, तो एक एक आते थे, तो काफ़ी सारे मॉक्स आते थे। तो मैं वही फ्री मॉक्स लगाती थी। एक मॉक्स लगाई, फिर मैं लगाई तो फिर एनालिसिस की कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं उसमें। और अगर नंबर नहीं आ रहे तो कहाँ से नहीं आ रहे हो, गलती कर रही हूँ तो क्या गलती कर रही हूँ। सोच लीजिए इनिशियली जब मैं मॉक्स लगाई तो किसी के भी अगर आपके 75 क्वेश्चंस है तो आप मतलब फर्स्ट टाइम लगाओगे, फर्स्ट टाइम, तो ये सही बात है कि आपके उतने अच्छे स्कोर नहीं आएंगे, आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, दुखी हो जाओगे और मॉक लगाना आगे छोड़ दोगे। ये मेरे साथ भी हुई। जब मैं मॉक लगाई पहली बार तो अच्छे स्कोर तो नहीं आए, तो लेकिन मैंने फिर से मतलब एनालिसिस किया कि मतलब क्यों मेरे मॉक में अच्छे नंबर नहीं आए, कि सारे क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट की कि क्या ऐप मतलब कि क्या मैथ्स में क्या गलती हुई, रीजनिंग में क्या गलती हुई, साइंस में क्या हुई, करंट अफेयर्स में कहाँ गलती हुई और किसको मैं कम टाइम में कर सकती हूँ। तो एक मॉक लगा के मैं उसको एनालिसिस करती थी, हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करती थी। ये क्यों, मैं देखी कि ठीक है मैथ्स बनाई तो मैं देख ली कि हाँ अगर सोच लीजिए 30 क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चंस है, तो मैं 25 क्वेश्चंस को बनाने के बाद देखती थी ठीक है मैं 18 सही बना पाई। और अगर 18 के बाद बचते हैं 7 क्वेश्चंस, तो 7 क्वेश्चन में गलती क्यों की या क्यों नहीं बनाई या क्या मतलब क्या ऐसा रीजन था। फिर मैं रीजनिंग बनाती थी, रीजनिंग में भी सेम एनालिसिस करती थी, साइंस में भी करती थी, करंट अफेयर्स में। तो उसके बाद मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती थी कि जैसे कि मैथ्स में सोच लीजिए मैं बनाई, क्वेश्चन एनालिसिस की और देखी कि नहीं कुछ क्वेश्चन तो मैंने अगर फार्मूला से मिस्टेक किया तो मैं एक फार्मूला का कॉपी बना के रखी थी। जहाँ भी कुछ मिस्टेक करती थी मैं नोट कर लेती थी उसका, मतलब उस फार्मूले को नोट करना ही करना है। या कोई न्यू प्रोसेस से सवाल बन रहे हैं तो उस टाइप के पैटर्न को एक कॉपी में मतलब सारा मैं नोट्स कर मतलब वो बना लेती थी नोट्स जैसा। रीजनिंग में भी मैं जब देखती थी हाँ ये क्वेश्चंस मैं बार बार गलती कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ और मैं बना सकती हूँ, मेरा कंसेप्ट क्लियर है, और कुछ छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से तो मैं सारा कुछ एक कॉपी में नोट्स करती थी। और साइंस में क्या होता था, मैं मॉक में यही देखती थी मतलब किस पैटर्न पे सवाल पूछता है और वो पैटर्न मतलब उसको बार बार कॉपी से रिवीजन करती थी। किसी भी चैप्टर से अगर साइंस पूछा, फिजिक्स से पूछा, तो मैं देख लेती थी अरे ये गलती क्यों की, यहाँ मेरा क्यों मिस्टेक हुआ। और फिर मैं बार बार कॉपी को जो भी मतलब मेरे नोट्स थे अगर उसके अंदर वो आते थे तो मैं उसको रिवीजन करती थी। और नहीं आने के अगर नहीं आते थे ठीक है मेरे पास समय कम है तो मैं उसको ऑलमोस्ट छोड़ ही देती थी कि ठीक है अभी समय कम है तो कैसे करूँ। फिर मैं दूसरे पेपर पे बढ़ जाती थी। फिर करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद इतना तो पता चल जाता मॉक देने के बाद, जब आप गलती कर रहे हो तो क्यों, क्या ये आप जितना पढ़े उसके अंदर है, आप रिवीजन की वजह से कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। अगर रिवीजन की वजह से कमी रहती थी तो वही एक ही मतलब उस वक्त बता रही हूँ, वही स्पीडी को मैं बार बार पढ़ती थी, बार बार पढ़ती थी। तो ऑटोमेटिक जो थे 10 में मतलब अगर 8-9 करंट अफेयर्स हैं तो किसी के भी 5-6 सही हो जाते हैं। तो वैसा की और फिर दोबारा मैं 5-6 दिन के बाद मॉक लगाती थी, फिर मैं स्कोर देखती थी। फिर ये भी एनालिसिस करती थी कि मॉक में कई बार ऐसे होता है कि जब आप सॉल्व करते हो तो क्या होता है कि आपके पास समय का भी अभाव हो जाता है। वो अभाव इसलिए नहीं होता है कि आप नहीं जानते हो कुछ भी, ये अभाव इसलिए होता है आप कई सारे क्वेश्चंस में, खास करके मैथ्स के क्वेश्चन में जहाँ 1 मिनट लेना चाहिए आप 5 मिनट दे देते हो, आंसर नहीं आती है और लास्टली फ्रस्ट्रेट मतलब हो जाता है, अरे वाह इतना टाइम बर्बाद कर दिया, इजी क्वेश्चन छूट गया। तो यही सारे एक्सपीरियंस आपको मॉक देकर सीखना है कि मतलब मैंने कहीं ऐसा तो नहीं किसी क्वेश्चंस पे 5 मिनट दे दिया और वो क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, किसी क्वेश्चंस मतलब कोई क्वेश्चंस 1 मिनट का था मैं उसको छोड़ दी, ये तो कभी बिल्कुल भी किसी एग्जाम्स में नहीं करना है किसी को। जब आप मॉक लगाते हो तो आपको ये भी एनालिसिस करना है कि अगर मैथ्स के 30 क्वेश्चन था, मैं 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट की तो किसमें कितना टाइम दी और कौन सा मतलब बनने वाला कम टाइम वाला क्वेश्चन मेरे से छूट गया।
तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यही करती थी, जो भी मतलब नहीं होता है कि आप देखिए लगा बन जाएगा कि हाँ ये 1 मिनट के अंदर बन सकती, वो सारे सवाल मैं अटेम्प्ट कर लेती थी मैथ्स के। रीजनिंग में भी सेम प्रोसेस करती थी, साइंस में भी, मतलब जो भी एक नज़र में लगते थे वो सब मैं बनाती थी। फिर मैं दूसरे बार समय बच जाता था तो दूसरी बार आती थी और दूसरी बार देखती थी कि मैथ्स में कौन सा ऐसा है जिसमें हाँ मैं बना सकती हूँ लेकिन टाइम ज़्यादा लग सकता है। फिर मैं वो सबको अटेम्प्ट करती थी और वो सारे क्वेश्चंस जो मुझे जीके मतलब साइंस में लगते थे, मतलब एक अटेम्प्ट में लगते थे नहीं यही होगा, वो मुझे नहीं पता होता था, लेकिन इनमें होता ना कि आपको आती है कि नहीं, एक फील आती है कि नहीं यही वाली सही होगी, तो मैं उसको कर लेती थी, उसको लगा देती थी। ज़्यादा तो नहीं लगाती थी नेगेटिव होने की वजह से, लेकिन जो एक बार मन में आए कि ना यही सही है, ऐसे करके मैं मॉक दे के अपना स्कोर बढ़ा ली, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया। और मैं खास करके मॉक टेस्ट में आज भी किसी चीज़ का मॉक लगाती हूँ तो मैं कभी भी मार्क्स नहीं देखती हूँ ऑब्जेक्टिव में, कभी भी मैं परसेंटाइल देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मॉक्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि इजी क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर लो, बहुत टफ होते हैं उसमें बहुत कम स्कोर किए, लेकिन मैं हमेशा परसेंटाइल देखती थी, क्या मेरे परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 से अबव आ रहे हैं, क्या दूसरी बार 95 से अबव परसेंटाइल आ रहे हैं। लास्ट में तो ये देखने लगी थी क्या मेरे परसेंटाइल 99 पॉइंट मतलब 99.99 रहते हैं, 99 पॉइंट, अगर ऐसे अगर सोच लीजिए आपके परसेंटाइल 95 से अबव आ रहे हैं मॉक में, हर मॉक में, तो इतना तो आप मान सकते हैं आपकी तैयारी अच्छी है। हाँ थोड़ी सी लक तो जरूर काम करती है जो मेन एग्जाम होते हैं। तो जो भी मैं यहाँ अपना जर्नी शेयर की उससे आप लोग मतलब खुद अनुभव कर सकते हैं कि पहली बार में मैं असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कैसे मतलब क्रैक कर ली। वो भी ऐसा नहीं कि मैं जस्ट क्रैक की, मैं बहुत अच्छे स्कोर से की। अगर आप CBT 2 का बात करें तो उसमें भी मेरे 80+ स्कोर थे और साइकोमेट्रिक में भी ठीक ठाक स्कोर थे, दोनों मिला के अगर स्कोर देखिए तो 82 83 मेरे स्कोर थे। और मेरा जो रांची बोर्ड में जो सिलेक्शन हुआ था, मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी साउथ ईस्टर्न रेलवे थी, तो मेरे मतलब यहाँ पे जो लगभग 72 मार्क्स में सिलेक्शन हो गए थे, 72 पॉइंट समथिंग में जनरल की सिलेक्शन हो गई थी और मेरे जो स्कोर थे 82 पॉइंट समथिंग थे, तो सिलेक्शन से मैं उसके बाद भी रॉ मार्क्स में 10 मार्क्स ज़्यादा लाई थी। उसके बाद उस मतलब जब ALP एंड टेक्नीशियन की एग्जाम्स हो रही थी, बीच में रेलवे JEE का फॉर्म डलाया था तो मैं उसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई की थी, लेकिन मेरे पास एक रिजल्ट था और मेरे साथ एग्जाम्स देने जाने के लिए कोई नहीं था, तो मैं CBT 2 छोड़ दी थी, जो आज भी अफसोस होता है कि मुझे देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं दे देती और JEE में होती तो शायद मैं अभी नहीं सोचती जो अभी मैं सोच रही हूँ। और तो यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग बुक्स के बारे में पूछते हैं तो मैं बार बार कहती हूँ कि बुक्स कोई भी बेसिक्स बना लीजिए, जैसे कि एप्टीट्यूड में कॉमन है RS अग्रवाल, इसमें टफ सवाल नहीं होते लेकिन बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। रीजनिंग में अरिहंत की बुक आती है, मैं पतली वाली अरिहंत की बात कर रही हूँ, उससे भी बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ पहले अटैम्प्ट में मैंने यही सब बुक बनाया था, मतलब पहली बार जब मुझे पढ़ना था। उसके बाद अगर साइंस की बात करें तो इतना कम टाइम में तो मैं NCERT बुक्स पढ़ने नहीं बोलूँगी, आप कोई भी कहीं भी जाकर NCERT PDF मतलब गूगल करके आप डाउनलोड कर ले, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, आप कहीं से पढ़ें। और करंट अफेयर्स की बात करें तो मैं लास्ट टाइम में आपको इतना ही सजेस्ट करूँगी, स्पीडी पढ़े और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। ये मेरा मतलब सबसे रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है, क्योंकि मॉक लगाने से अच्छे खासे नंबर बढ़ जाते हैं, आपके जितने भी अभी आ रहे हैं उससे आप 10-12 नंबर ज़्यादा आराम से स्कोर कर लोगे, क्योंकि मॉक आपको ये बताती है कि आपका तैयारी किस डायरेक्शन में है और आप जो तैयारी की है उसमें आप क्या गलती कर रहे हैं। आप जितना पढ़े हैं उसी में आप 10 से 12 नंबर अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कर लेंगे। तो मॉक लगाना तो कभी ना भूले। तैयारी जब फिनिश हो जाती है उसके बाद मॉक ही आपको बताती है कि आप किस स्थान पे हो और आप गलती कहाँ कर रहे हो, चाहे वो एग्जाम्स UPSC का हो या चाहे वो एग्जाम ग्रुप D का हो या चाहे वो टेक्नीशियन का हो या NTPC का हो या किसी का भी हो। हाँ, इसके बाद मैंने कई एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं, JEE का एग्जाम जिसमें CBT 2 नहीं दी, उसके बाद रेलवे NTPC की एग्जाम्स आई तो उसमें भी CBT 1 क्लियर की, CBT 2 कुछ मार्क्स से इसलिए रह गए क्योंकि मेरा फोकस उसके बाद जब से मैं LP में आई मेरा फोकस कम्प्लीटली सिविल सर्विसेज की ओर हो गया, मैं तो उसी के ओरिएंटेड मैं स्टडी करने लगी, फिर मैं उतना ध्यान नहीं देने लगी। तो इसी वजह से उसके बाद मतलब उसके बाद मेरे फाइनल जो NTPC में जो भी हुआ उसमें फाइनल मेरिट से छूट गया, CBT 2 में ही 2-3 नंबर से छूट गए थे।
अगर ध्यान देती तो ज़रूर सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि एक जॉब था, ये मैं पिछले वीडियो में बताई। तो उसके बाद किसी के ख्वाब थोड़ा अप होते हैं कि हाँ एक सिविल सर्विसेज रॉयल जॉब लूँ, जो अभी भी मेरे ख्वाब है, और मैं अगर पूरा कर पाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और लास्ट सजेशन ये कहना चाहूँगी कि आपको जहाँ भी कुछ भी मतलब नए पैटर्न के मिलते हैं, कुछ फार्मूला मिलता है, मतलब वो सबको एक नोट्स बना लिया कीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आया आपने बनाया, दूसरी बार टेस्ट में आया बना ही नहीं पा रहे हो, एग्जाम में बना ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप भूल चुके हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप एक कॉपी बगल में रहिए मॉक के बाद और उसको नोट डाउन किया कीजिए हर चीज़ हो, क्योंकि आप लोग बार बार उसको रिवीजन करोगे। दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से मतलब बताऊंगी, अभी एक ही वीडियो में सब बता दी, तो हो सकता है आप लोगों को अच्छे से समझ में ना आया हो, लेकिन आप लोग बार बार बोलते हो दी बताओ बताओ, तो एक एक वीडियो क्लियर और क्रिस्प और अच्छे से बनाऊंगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।